तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज अपने दोस्तों राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के 80 एमसीक्यू करेंगे। इसकी थ्योरी अपने पूरी पढ़ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, पूरी सारी सभ्यताएं पूरी डिटेल से अच्छे से अपने कर चुके हैं। आज अपने एमसीक्यू करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार में रिपीट हुए वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। हर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे। आपका दोस्तों जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये जून में है, तो अपनी तैयारी को और मजबूत करें। जो भी आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके भी काम आएगी। और कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एग्ज़ाम में बड़ी भर्ती से लेकर छोटी भर्ती तक सब में दोस्तों ये वीडियो आपके काम आने वाली है। देखो पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में किया गया। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये कार्य सबसे पहले 1871 में किया गया। अब ये श्रेय किसे जाता है? देखो भारतीय अगर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है ना, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई। किसकी किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारतीय पुरातात्विक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना कब की गई? 1861 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में? एलेक्जेंडर कनिंघम। अब अपने को राजस्थान वाला याद रखना है। अब इसके बाद ही है ना, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम ACL कलाइकल कलाइकल के द्वारा यहाँ पे किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब इसने क्या है कि दौसा के क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी थी सर्वप्रथम, अगर अपने बात करें ACL कलाइकल की। फिर अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। अब अपने जब भी घग्गर नदी पढ़ते हैं तो अपने ये पढ़ते हैं कि जो घग्गर नदी है सरस्वती नदी का कहीं ना कहीं अवशेष है। बाद में जो सरस्वती नदी लुप्त हो गई थी, इसने अपना मार्ग चेंज कर लिया था। ठीक है, अब ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? और ऐसे भी कह सकते हैं अपने कि किसने कहा, सिद्ध किया कि ये पहले सरस्वती नदी यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये दोस्तों ओरेल स्टेन नाम आएगा इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओरेल स्टेन घग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण कर रहे थे और इसको उन्होंने सिद्ध भी किया। तो इसी पे ही अपना इन्होंने ये किताब भी लिखी थी, एक ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। अब आ जाते हैं अपने कालीबंगा पे। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सभ्यता है वो कालीबंगा ही आती है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? घग्गर नदी या सरस्वती नदी? अगर घग्गर और सरस्वती दोनों ऑप्शन हो तो सिर्फ आप सरस्वती करोगे, क्योंकि पहले सभ्यता पहले के अनुसार चलेंगे तो सरस्वती नदी के किनारे ही इसे माना जाता है। ठीक है, अब घग्गर नदी को पुराणों में द्रश्यवती नदी भी कहा गया है। द्रश्यवती नदी भी इसको कहा गया है, घग्गर नदी को। और ये हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिले थे। और अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि देखो सारी चीज़ें अपने की मैंने सारे क्वेश्चन लिए वहीं क्लियर हो जाएगी। जो भी आपकी कालीबंगा सभ्यता से जितने भी डाउट है उन सारे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। बताने को तो मैं यहाँ भी आपको कालीबंगा के बारे में सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे अमलानंद घोष के द्वारा उसकी खोज की जाती है, सर्वप्रथम उत्खनन किया जाता है। सिंधु घाटी के अलग अलग सिंधु घाटी के अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ता के द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन यहाँ पे किया गया है? देखो एक तो सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ये कालीबंगा सभ्यता क्या है कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती ही जुलती ही थी। ठीक है, तो इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब कालीबंगा का अर्थ बताना है कि आपको कालीबंगा इसका नाम कैसे पड़ा, क्या अर्थ है? यहाँ पे क्या है कि दोस्तों काली चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है, क्या मिली थी? काली चूड़ियाँ खुदाई के दौरान, इसी के कारण इसका नाम रख दिया गया कालीबंगा। कालीबंगा कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखना ये भी। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है।
अमलानंद घोष का नाम याद रखना, जब भी कालीबंगा है तो सबसे पहले नाम अमला, और भी इसके जैसे उत्खनन करेंगे तो बहुत सारे जो खोज करता है या वैज्ञानिक करता है उनका भी आपको नाम याद रखना है, लेकिन सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय या खोज भी आ जाता है कई बार यहाँ पे, तो भी आप अमलानंद घोष ही करके आओगे आंसर। फिर अपने बात करेंगे जो कालीबंगा पुरातत्व स्थल है, इसकी खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी यहाँ पे नहीं रहे, इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो अमलानंद घोष करते हैं 51-52 में, फिर वापस इसका उत्खनन होता है 1961 से 69 के बीच में। कब होता है? 1961 से 69 ईस्वी के बीच में, जब एक तो बीबी लाल करते हैं। अब आपको बताना है कि बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। अब बीबी लाल थे इनके साथ, इसके साथ कौन थे? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एमडी खरे थे अगर बात करें, और केएम श्रीवास्तव थे, एसपी जैन थे, लेकिन ए त्रिपाठी यहाँ पे नहीं थे। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा ए त्रिपाठी, क्योंकि नहीं रहे यहाँ पे पूछा गया कि सहयोगी कौन नहीं था। ठीक है, तो बीबी लाल था, इन सब के नाम आपको याद रखने हैं, बीबी लाल, बी के थापर। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे बी के थापर भी लिख लेना, बाकी के नाम तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बी के थापर ये भी इनके साथ थे। इन 4 बंदों के नाम बीबी लाल के साथ आपको याद रखने हैं, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव, एमडी खरे। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? अब ये क्वेश्चन वैसे तो दोस्तों सही नहीं है, बनता भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एक एग्ज़ाम में, जेल पदारी का एग्ज़ाम था, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा में तो पूछ ही ले कई बार। तो कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय की बात करें तो वहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है, हनुमानगढ़ की रिस्पेक्ट की बात करें। ठीक है, हनुमानगढ़ की, जहाँ मान लो यहाँ पे हनुमानगढ़ का जिला मुख्यालय है, तो यहाँ से यहाँ पे आपकी क्या पड़ेगी? कालीबंगा पड़ेगी। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सीईटी 2023 में आ चुका है और आगे भी सीईटी में आने के इसके पूरे चांस है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली यहाँ पे इसके उत्खनन कार्य का काम संभालती है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पे किया गया? तो 5 स्तरों पे दोस्तों इसका अलग अलग उत्खनन कार्य किया गया। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन माने जाते हैं। अब इसके फर्स्ट जो है ना, एक फर्स्ट और सेकंड, ये तो माने जाते हैं हड़प्पा से प्राचीन, हड़प्पा से प्राचीन। फिर इसके बाद अगर बात करें, पहले 2 तो हड़प्पा से प्राचीन हैं, तीसरे चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा के समान ही समकालिक मानी गई है बाकी तीनों की। फिर बात करें किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय यहाँ पे राजधानी कहा? तो ये किसके द्वारा यहाँ पे कहा गया कि कालीबंगा को सिंधु घाटी की ये तीसरी राजधानी थी? तो ये दशरथ शर्मा कहते हैं, ये भी इतिहासवेत्ता है। तो अपने को तो यही याद रखना है किसने कहा, तो ये भी आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। फिर बात करें राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछे तो कालीबंगा सर्वप्रथम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, सबसे प्रथम बार कहा गया है कहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कालीबंगा है ये पूरी क्या थी? दुर्गीकृत यहाँ पे। इसके अलावा गोल अंडाकार कुएं, अग्नि वेदिकाएं भी मिली, सारी चीज़ें जानेंगे अपने आगे को जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, आप थ्योरी वाली क्लास जरूर देखें, उससे आपको क्या कि एक बार अपने को पूरा अच्छे से करना जरूरी होता है। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं यहाँ पे मिली? तो दोस्तों कालीबंगा से मिली। अब यहाँ पे जो कितनी अग्नि वेदिकाएं कितनी मिली? 7 मिली, ये चीज़ भी याद रखोगे।
फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार यहाँ पे कुएं मिले? तो काली बंगा ही आएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो काली बंगा से ही यहाँ पे क्या मिले? अंडाकार कुएं भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति खालिस्तान में प्राप्त हुई? तो ये दोस्तों काली बंगा में। ये भी आपके दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है। फिर बात करें, निम्न में से कौन सा पुरावशेष काली बंगा से संबंधित नहीं है? तो दुर्गीकरण यहाँ पे था, अग्नि वेदिकाएं थी, मृद भांड में मिले, लेकिन शैल चित्र अपने को बैराट से मिले हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं मिले, ध्यान रखना। तो 16 का संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो शैल चित्र काली बंगा से यहाँ पे संबंधित नहीं है। फिर बात करें दोस्तों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों काली बंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ये काली बंगा कर लेना इसको, काली बंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों अगर अपने बात करें तो यहाँ पे इसके पूरे दुर्गीकृत था। यहाँ पे 2 दुर्ग ऐसे बने हुए थे। यहाँ पे क्या है कि 2 टीले मिले थे। अब उनको अलग अलग तरीके से यहाँ पे सुरक्षा प्राचीर, वहाँ पे परकोटे भी पाए गए थे उनकी सुरक्षा के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे कही है कि दोहरी सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहाँ से? काली बंगा से प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। काली बंगा पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए। यहाँ पे फसल की बात कही गई है कि कौन सी फसल के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल या हाथी दांत की कंगी? तो दोस्तों यहाँ पे चावल के अवशेष नहीं मिले हैं, ध्यान रखना, नहीं प्राप्त हुए हैं, ये चीज़ यहाँ से पूछा गया है। इसके अलावा बात करें गेहूं बाजरा के अलावा दोस्तों यहाँ पे सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सरसों के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। सरसों के अलावा यहाँ पे कांसे का दर्पण, हाथी दांत का कंगा, सोने व मूंगे के सीपों के आभूषण और नगरीकृत ये सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता इसे बोल सकते हैं अपने। फिर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को? ध्यान रखना, अभी आगे कन्फ्यूजन कैसे होगा कि अब जब अपने आर्ट सभ्यता पढ़ेंगे उसमें, तो यहाँ पे धरातल, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? लाल है। लाल धरातल पर काले रंगों की यहाँ पे सुंदर ज्यामिति डिजाइन सजाया गया, तो वो तो अपने को मिली है काली बंगा से। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लाल जहाँ पे धरातल रहेगा तो वो काली बंगा से मिलेंगे, जिसपे काले रंगों की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से बनाया गया है। तो वो उसका आंसर आपको काली बंगा ही करके आना है। जब आहड़ पढ़ेंगे तो उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब देखो, आहड़ का प्राचीन नाम। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हर बार सबको डाउट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका नाम धूलकोट भी है, आगाटपुर भी है। ये आगाटपुर है, तो ये ऑप्शन में आपके ऐसे लिखा था, लेकिन इसे आगाटपुर भी बोलते हैं। अब आपको क्या आंसर करके आना है जो आपका एक्यूरेट रहे? आपको करके आना है ताम्रवती नगरी। आंसर हमेशा यही सही मानती है, कोई भी बोर्ड हो, ताम्रवती नगरी। ठीक है, क्योंकि प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का नाम ताम्रवती नगरी ही आता है। आगाटपुर यहाँ पे आगट दुर्ग होने के कारण है। यहाँ पे कौन सा दुर्ग था? एक आगट दुर्ग। और इसे धूलकोट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? तो धूलकोट। वैसे नाम तो ये इसके हैं, लेकिन आपके ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आता है, तो ताम्रवती नगरी आपका ज़्यादा करेक्ट यहाँ पे आंसर रहेगा। आहड़ का प्राचीन नाम जब भी आपसे पूछे तो किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन आ चुका है, तो आहड़ ही आएगा। अब आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी यहाँ पे ताम्र पाषाण, ठीक है, तांबे और पत्थर युगीन संस्कृति की खोज की गई, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। तो कौन सा टीला था? तो धूलकोट। तो धूलकोट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर बात करें दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 22 की, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सबसे पहले किसके निर्देशन में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले वाला तो याद रखना ही रखना है आपको। तो सबसे पहले किस के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ? तो अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, ध्यान रखना, ए के व्यास भी लिखा आ सकता है इसकी जगह, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, एक ही बात है दोनों।
अक्षय कीर्ति व्यास। अब जो आहड़ है उसे लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 है आपका दोस्तों कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में यहाँ पे निष्पादित हुआ, ऐसे भी पूछा जा चुका है अब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये कब का पूछ रहा है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास करते हैं, फिर 1954 में दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल भी यहाँ पे करते हैं। कब? 1954 में RC अग्रवाल। फिर 23 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे HD सांकलिया 1961-62 ईस्वी की बात आती है। तो HD जो सांकलिया है इनके नेतृत्व में होता है उत्खनन। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है HD सांकलिया का, ये आपको याद रखना है कि HD सांकलिया के नेतृत्व में यहाँ पे इनका उत्खनन होता है। ये CET में भी आ चुका है दोनों शिफ्टों में 2023 की। इसके अलावा दोस्तों और भी एग्जाम में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की कि आहड़ सभ्यता स्थित है, स्थित लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, गलती से टाइप हो गया ये। तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जो आहड़ सभ्यता की बात करें अपने, तो जो आहड़ सभ्यता आती है ना, ये बेडच नदी के किनारे आती है। किस नदी के किनारे? वैसे तो अपने इसको बनास मानते हैं, लेकिन इसका दोस्तों डायरेक्ट करेक्ट आंसर ये रहेगा दूसरा नंबर, आयड़ या बेडच नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है। अगर ये ना हो तो बनास करके आना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक बार ऐसे प्रश्न आ चुका है, वहाँ पे ये दोनों ऑप्शन नहीं थे, तो बनास, यमुना बनास चंबल नूनी दे रखा था ऑप्शन में, लेकिन आयड़ या बेडच दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये तो अपने पढ़ ही चुके हैं नदियों में कि जो आयड़ नदी है ये उदय सागर झील के बाद क्या हो जाती है, बेडच बन जाती है और आगे जाके बनास में मिल जाती है। तो ये दोनों नदियां ना दे रखी हो तो बनास करके आओगे, नहीं तो आयड़ या बेडच नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है पूछ ले तो। अब कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? अब इसके ना अलग अलग दोस्तों यहाँ पे स्थल भी थे, ठीक है। तो अब ये बताना कि कौन सा यहाँ पे प्रमुख स्थल नहीं है। देखो गिलूंड है, ओजियाना है, बालाथल है, लेकिन लोथल नहीं है। ये लोथल तो कहाँ पे है? आपके गुजरात में है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल माना जाता है, लेकिन आहड़ सभ्यता का ये से कनेक्टेड नहीं है किसी भी प्रकार से, बल्कि ये तीनों कनेक्टेड है। इनको भी अपने करेंगे आगे डिटेल से। फिर बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, जो सही कथन है उनका चयन करना है, ठीक है। कथन ये आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका। फिर बात करें, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है, चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं जिन पे सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। अब देखो कालीबंगा में हमने क्या पढ़ा था, लाल धरातल पे काली ज्यामितीय आकृतियाँ थी, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि लाल रंग के मटके हैं ना, उन पे काली ज्यामितीय आकृति थी। अब यहाँ पे क्या है कि काले रंग के मर्द बांड मिले हैं, इन पे सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिली? आहड़ में। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अनाज रखने के मर्द भांड मिले जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये दोस्तों आपके प्राप्त हुए हैं कौन सी सभ्यता से? आहड़ सभ्यता ही इसका दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा। अब ये प्रचलन है ना गोरे कोठे का, तो अभी तक भी चलता था, लेकिन ये प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे अभी इसमें क्या है कि इल्ली वगैरह जैसे लग जाती है ना, तो वो भी नहीं लगती थी। इस तरीके से ये बनाए जाते थे जिन्हें कोठे कहा जाता था। तो गोरे और कोठे भी अपने को कहाँ से मिले हैं?
आहड़ से। और आहड़ को काले व लाल रंग के मर्द बांड वाली, लाल काले मर्द बांड वाली संस्कृति भी पूछ ले तो भी इसे लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति, बांड वाली संस्कृति अगर दोस्तों आपसे पूछ ले तो वो भी किसे कहते हैं, आहड़ को ही कहते हैं। ये सारी चीज़ें आहड़ के बारे में। आहड़ और काली बंगा को तो आप अच्छे से करके जाना है, क्वेश्चन वहाँ से तो आता ही आता है। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से यहाँ पे संबंधित नहीं है, तो कुछ यहाँ पे वस्तुएं दे रखी है आपको सारी चीज़ें, तो कौन सी यहाँ पे आहड़ से संबंधित नहीं है, तो चावल संबंधित है, कृष्ण लोहित मर्द बांड, ठीक है, तांबे की वस्तुएं संबंधित है, लेकिन चित्रित धूसर मृद बांड यहाँ पे इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है कि उनका संबंध विदेशों से, उनका व्यापार वगैरह ऐसा चलता था, ये चीज़ पूछी गई है इस क्वेश्चन में। ताम्रोपगण, सेलकड़ी, लेपिस लाजुली या टेराकोटा मणके। तो लेपिस लाजुली क्या है कि दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, ये पत्थर होता है, ठीक है, और जो कि सिर्फ कहाँ पे मिलता है, ईरान में मिलता है, इसलिए इससे कनेक्ट किया गया कि ये इनके बाह्य जो विदेशों में भी क्या थे, संपर्क थे। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 30, दो मुंह का चूल्हा अगर मिल जाए बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ, सिलबट्टा, पैन निम्न में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे, तो आहड़ में। दो मुंह का चूल्हा है, ध्यान रखना, चूल्हे की बात करें तो आपको कालीबंगा में भी मिल जाएंगे, लेकिन दो मुंह का चूल्हा यहाँ से मिलेगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे, तो तांबे से थे, लोहे से थे, टीन से थे, लेकिन चांदी से यहाँ पे दोस्तों ये परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोहे का भी उपयोग करते थे ये। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, तो दोस्तों पहले अपने इसको सीकर जिले में पढ़ते थे, अब क्या पढ़ेंगे, नीम के थाना जिले में। जगह तो अपने हमेशा यही पढ़ते थे, जरूरी नहीं कि आपसे जगह जिला ही पूछा जाए तो वो विवाद वगैरह पैदा ना हो, इसलिए वो हमेशा आपसे डायरेक्ट प्लेस पूछेगा, जिला नहीं पूछेगा। जिला पूछ भी ले तो वर्तमान में इसका जिला हो चुका है नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये भी प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन और ताम्रयुगीन स्थल है, ठीक है। अब एक स्थल है ना, बहुत सारे प्रकार का हो सकता है, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया है पूरे टेबल में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कांतली नदी आती है दोस्तों। कौन सी नदी, कांतली नदी। जब अपने आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र पढ़ते हैं राजस्थान का, तो उसमें कांतली पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि सीकर से निकलती है, फिर नीम के थाना में जाएगी, झुंझुनू और चूरू की सीमा पे विलुप्त हो जाएगी कांतली नदी। अब दोस्तों इसकी खोज कौन करता है, उत्खनन 1977 में सबसे पहले RC अग्रवाल करता है। कौन करता है, RC अग्रवाल सर्वप्रथम अगर अपने बात करें तो। फिर विजय कुमार भी आता है, तो ये सर्वप्रथम है, ये तो आपको याद रखना ही था। और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अब यहाँ के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों कॉपर भी, अभी भी कॉपर की खानें हैं, कॉपर निकलता है यहाँ से, कॉपर की खानों के लिए मतलब तांबे के लिए प्रसिद्ध है आसपास का क्षेत्र अभी भी। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक आहड़ के बारे में हमने पढ़ा था, उससे कन्फ्यूजन होता है, तो वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आहड़ के बारे में हमने पढ़ा था, इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है, तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जबकि आहड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी माना जाता है, तो वही बात अभी पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी गणेश्वर सभ्यता आ जाएगी जो नीम के थाना में है। फिर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष है, तो कांतली नदी, ये अपने पढ़ ही चुके हैं अभी। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की,
कौन करता है गणेश्वर सभ्यता की खोज? तो अभी बताया था 1977 में दोस्तों, RC अग्रवाल का नाम याद रखना, इनको तो अलग से लिख लेना खोज वालों को। तो अब बात आती है कि गणेश्वर सभ्यता कौन से काल से संबंधित है? तो इसका काल आता है, अगर अपने काल की बात करें तो ताम्र और कांस्य युग। ठीक है, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है ये। किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग दोस्तों यहाँ पे नहीं हुआ है? बाकी जगह थोड़ा थोड़ा ईंटों का प्रयोग मिल जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है ये पूछा गया है। तो गणेश्वर सभ्यता आएगा जहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे मकान किसके बनाए जाते थे? पत्थर के बनाए जाते थे। जबकि अगर आप बात करोगे बैराट पढ़ेंगे ना, वहाँ पे पत्थर थे, लेकिन वहाँ पे भी आपको ईंटों का प्रयोग मिल जाएगा। तो ये ईंटों का प्रयोग भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त जो मृद भांड है वो किस प्रकार के हैं? अब यहाँ से जो मृद भांड मिले हैं वो गोरिक मिले हैं, गोरिक मृद भांड। किस प्रकार के? गोरिक मृद भांड। फिर बात करें, सुमेलित नहीं है, बताना है आपको दोस्तों यहाँ पे कि जो बागोर है ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा दुर्गीकरण था यहाँ पे, बिल्कुल सही है। लेकिन गणेश्वर से लाल चमकीले मर्दमांड नहीं मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बैराट में बुद्ध विहार मिला है। बैराट प्राचीन काल से राजधानी किसकी थी? अब अपने बैराट सभ्यता के बारे में दोस्तों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि मत्स्य राज्य, मत्स्य जनपद की यहाँ पे राजधानी थी। और बैराट की बात करें तो दोस्तों पहले अपने इसको पढ़ते थे जयपुर जिले में, अब ये कौन से जिले में है? कोटपुतली बहरोड। अब इसको पढ़ते हैं कोटपुतली बहरोड में। जो भी अपने डाटा पढ़ रहे हैं नए जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व में कौन सा जिला था? पूर्व में था जयपुर जिला। अब ये दोस्तों कहाँ पे मिली थी? बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, एक ही बात है। ठीक है, और दयाराम साहनी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी या उत्खनन किया गया था। अब बैराट से संबंधित नहीं है, तो भीम जी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी तीनों संबंधित है, अभी बताया मैंने आपको। लेकिन ये फोर्थ है ना, राव जी की पहाड़ी, इससे संबंधित नहीं है। फिर बात करें दयाराम सारनी, इनके नाम याद रखने हैं बैराट से संबंधित। दयाराम सारनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। किस सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका तीनों की रही? तो बैराट आएगा। ठीक है, तो बैराट, तो इन सब के नाम याद रखने हैं। नील रतन, NR बनर्जी भी लिखा सकता है, कैलाश नाथ दीक्षित और दयाराम साहनी। सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे उत्खनन किया गया था 1936-37 में। फिर 62-63 में दोस्तों नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित करते हैं। प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? देखो यही पूछा गया है, तो दयाराम साहनी। कब किया गया? ये किया गया आपके 1936-37 के आसपास। अब यहाँ पे दोस्तों जो NR बनर्जी, नील रतन बनर्जी आते हैं, इनके साथ 1962-63 में इन्होंने किया था। ठीक है, दूसरी बार। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है कि बैराट में किस सभ्यता के यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास के, या मौर्यकालीन सभ्यता के? अगर आपसे पूछे कि जो बैराट है तो किस सभ्यता के यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो मौर्यकालीन सभ्यता है वहाँ के ज़्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसे प्राप्त हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो मौर्यकालीन राजा थे अशोक, यहाँ अशोक का एक शिलालेख भी यहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ पे मिला है अशोक का शिलालेख। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्खनन में है ना 36 मुद्राएं मिली है। अब जो 36 मुद्राएं हैं ना, इसमें से 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं। 8 तो है चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, और जो 28 है ना वो है इंडो ग्रीक शासकों की, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं। अब ये याद रखना है कि इसमें से 28 किसकी है? इंडो ग्रीक शासक। अब इसमें से 16 है ना, 28 में से 16 किसकी आ जाएगी? मिनेंडर की, जो शासक हुआ करता था मिनेंडर, उसकी आ जाएगी।
फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 45, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो बेराट, अभी बताया है मैंने आपको। फिर निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो भी बेराट। ठीक है, सबको अच्छे से याद रखना है। किस प्राचीन सभ्यता से अशोक के प्राचीन शिलालेख यहाँ पे मिले हैं? दो। ठीक है, दो लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, ये दो नहीं है। तो यहाँ पे दो शिलालेख मिले हैं, तो ये हो जाएगा आपका बेराट से ही मिले हैं, बेराट से ही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अशोक के दो स्तंभ लेख मिले थे, जिसे ब्राबू या बेराट शिलालेख बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? या तो अपने बोल देते हैं ब्राबू या बेराट शिलालेख। दो स्तंभ शिलालेख मिले थे जो कि बीजक की यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो कैप्टन बर्ट है, ये ब्राबू शिलालेख की खोज करते हैं। अब इसकी जो खोज किसने की, अगर आपसे पूछ ले तो ये भी पूछ सकता है। खोज यहाँ पे कैप्टन बर्ट ने। अब इसने खोज की तो इस शिलालेख पे लिखा क्या हुआ था? इस पे लिखा हुआ था बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, ये तीन शब्द यहाँ पे लिखे हुए थे। वर्तमान में ये आपको मिलेगा कोलकाता के संग्रहालय में। और ये अपने को कहाँ पे मिला था? बिज्जक की पहाड़ी पे। ब्राबू शिलालेख कहाँ पे मिला था? बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी। और ये सभ्यता कहाँ पे है वर्तमान में? कोटपुतली बैरोड में है, ये भी याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो 1837 ईस्वी में बिज्जक की पहाड़ी पर स्थित अशोक का शिलालेख किसने खोजा? अभी मैंने आपको बताया, तो कैप्टन बर्ट के द्वारा ही दोस्तों ये खोजा जाता है। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि के लेख कहाँ पे मिले हैं? तो ये जो दोस्तों शंख लिपि के लेख है ना, ये भी आपके कहाँ पे मिले हैं? बेराट में ही मिले हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, एसआई में आ चुका है ये क्वेश्चन। फिर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय? अब देखो, जो चित्रित शैलाश्रय मतलब पत्थरों पर जो चित्रण किया हुआ है, तो वो भी आपके बेराट में ही मिला है। इंपॉर्टेंट है ये भी। चित्रित शैलाश्रय पूछे तो भी आपके कहाँ पे? बेराट में ही। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की, गिलूंड सभ्यता के बारे में अब अपने पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों कुछ और चीज़ें जो रह गई है, इसके बारे में जान लेते हैं। वस्त्र बुनाई की तकनीक से भी ये जानते थे बेराट के। यहाँ पे दोस्तों कैसे? क्योंकि एक बुने हुए वस्त्र में ना कुछ सिक्के, जो सिक्के मिले थे ना, वो उस वस्त्र में ही लपेटे हुए मिले थे। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। और कहते हैं कि महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास है ना, वो यहीं बिताया था, ये भी ध्यान रखना। और अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। गिलूंड किस नदी के किनारे है? तो गिलूंड आता है दोस्तों बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी? बनास नदी के किनारे। और जो गिलूंड सभ्यता है कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी राजसमंद जिले में, बनास नदी के राजसमंद जिले में। बा कौन सी? बनास नदी के तट से कुछ ही दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है वो गिलूंड है। उत्खनन की बात करें तो बीबी लाल आता है 57-58 में, इसका उत्खनन करता है। तो सर्वप्रथम जो उत्खनन करता है, सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, तो ध्यान रखना, बीबी लाल। जब भी बात आएगी गिलोंड की। कब किया जाता है? 1957 से 58 के मध्य यहाँ पे किया जाता है। फिर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ये पूछा गया है आपसे। तो इसके ताम्र प्रस्तर युग के अवशेष हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? तो जिला दोस्तों भी मैंने आपको बताया, तो राजसमंद जिले में। क्वेश्चन नंबर 54 है कि गिलूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? दोनों के दोनों, गिलूंड और भगवानपुरा, दोनों का संबंध दोस्तों आहड़ से ही आता है। ये जब आहड़ में कर रहे थे तो भी हमने क्वेश्चन पढ़ करा था इसको। फिर बात करें पुरातात्विक स्थल गिलूंड का संबंध है, तो ये किस प्रकार की संस्कृति है? तो ये नवपाषाणिक संस्कृति है। ठीक है।
अब ये इसके साथ साथ कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता और नवपाषाणिक भी है, दोनों ध्यान रखना। ठीक है, और ताम्र प्रस्तर भी है, आती है ये अभी, क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चन किया था किस युग के अवशेष हैं, तो ताम्र प्रस्तिक, और संबंध इसका दोस्तों नवपाषाणिक संस्कृति से आता है। इसको अपने जो थ्योरी करोगे ना आप, तो उस क्लास में मैंने एक टेबल करवाई है जिसमें पूरा बता रखा है कि एक सभ्यता दो में भी आ सकती है, मतलब अब उसमें अलग अलग युग होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, तो सब प्रकार से हो सकती है वो, ताम्र पाषाणिक भी हो सकती है, लोहयुगीन भी हो सकती है वो। निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वही क्वेश्चन दोबारा आपके दोस्तों आ चुका है, ये सीईटी में भी आ चुका है। तो गिलूंड है, भगवानपुरी है, रोजड़ी है, लेकिन ये जो आबानेरी है ना, ये आपके दौसा में है, ये इससे संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। 57 किस जिले में बालाथल, ठीक है, ये बालाथल लिखा हुआ है, ध्यान रखना, बालाथल, बालाथल स्थित है। तो बालाथल आपके दोस्तों आ जाएगा उदयपुर में, उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर, बेड़च नदी के निकट। ठीक है, नदी कौन सी, नदी आएगी बेड़च। ठीक, और वल्लभ नगर तहसील में ये पड़ता है, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। अब यहाँ पे उत्खनन कौन करता है, तो वी एन मिश्र सर्वप्रथम करते हैं, उत्खनन जो करते हैं वो कौन करते हैं सर्वप्रथम, वी एन मिश्र। अब दोस्तों क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं, थ्योरी भी जरूरी होती है, सबसे पहले थ्योरी पढ़नी होती है। क्वेश्चन से अपने को पता चलता है कि किस प्रकार से वो अपने को इजी, जो अपने को चीज़ें आती है ना उसमें भी वो अपने को घुमा सकता है। अब यहाँ पे जैसे 11 कमरों का विशाल भवन भी मिला, ओखली, कर्णफूल, बहुत सारी दोस्तों चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हुई है। अब 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता के स्थल में पाया गया, 11 कमरे हैं, ध्यान रखना, तो ये पाया गया है आपके बालाथल से। फिर बात करें दोस्तों, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में होता है, तो वी एन मिश्र का नाम आएगा, अभी हमने पढ़ा। फिर बात करें राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है, इसमें से बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ताम्रपाषाणिक से कौन सा संबंधित है ये ध्यान रखना। वैसे ताम्रपाषाणिक से तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है उसमें आपका बालाथल आएगा। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है। अब आपसे पूछा गया कि बागोर जो सभ्यता है उसके बारे में पूछ लिया गया, तो ये पड़ती है दोस्तों आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, और जो बागोर सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे पड़ती है, नदी पड़ती है दोस्तों यहाँ पे कोठारी। ठीक है, कोठारी नदी के कुमारी किनारे पड़ती है, और यहाँ पे महासतियों का टीला है, वहाँ पे मिली थी ये महासतियों का टीला। और इसके अलावा बात करें तो ये वी एन मिश्र, जो वीरेंद्र नाथ मिश्र हैं, ये इसकी भी खोज करते हैं सर्वप्रथम, किसकी, बागोर कस्बे की। ठीक है, कृषि पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना। हल से जुते हुए खेत के पूछ ले तो कालीबंगा से, कृषि पालन के प्राचीनतम पूछ ले तो बागोर से। तो जो आपको चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं उनको पहले साइड में लिख लो। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं, तो बिल्कुल सही है। वी एन मिश्र बागोर के उत्खनन कर्ताओं में से एक थे, तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएंगे। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के किनारे, दोस्तों कोठारी नदी के किनारे, ध्यान रखना, कोठारी नदी के किनारे। और कोठारी नदी पे जो एक प्रसिद्ध बांध बार बार पूछा जाता है, मेज बांध। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बागोर से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर बात करें दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 65 की, राजस्थान में किस स्थल पर कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया। ठीक है, कंकाल के गले में तो पत्थर व हड्डियों का हार आपके बागोर में ही पाया गया है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अब आपको बताना है जिसे प्राचीन भारत का
टाटा नगर कहा जाता था, वो रेड आता है जो पड़ता है आपके कहाँ पे, टोंक में पड़ता है, ध्यान रखना। इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था। एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं से ही मिला है। सबसे पहले दोस्तों दयाराम साइनी करते हैं 3839 में। सबसे पहले इसकी जो खोज है कौन करते हैं, दयाराम साहनी 1938-39 में। फिर इसके बाद बात करें तो 38 से 40 में ही इसके बाद मतलब जो केदारनाथ पुरी भी इससे संबंधित है। केदारनाथ पुरी और दयाराम साहनी दोनों का संबंध एक साथ पूछ ले तो किससे आएगा, टोंक से, रेड सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल से के अनुसंधान करता है, तो रेड आ जाएगा। तो ठीक है, रेड टोंक वाली याद रखना। फिर बात करें दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 68 की, कि राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डोट्स का सिक्का, ठीक है, मिनेंडर के तो हमने विराट में पढ़े थे, अब क्या है अपोलो डोट्स है। तो ये सिक्के जहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं ना उनको भी थोड़ा सा साइड में लिख लेना। अब मिनेंडर हमने विराट से पढ़ा था, अब अपोलो डोट्स की बात कर रहा है, तो ये अपने को मिला है रेड टोंक से ही मिला है। और यहाँ पे दोस्तों रेड का जब उत्खनन हुआ था तो यहाँ पे 3075 आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के पाए गए, जिसे बोलते हैं अपने आहत मुद्राएं या बोल दो पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के यहाँ से मिले। अब इसमें से है ना 300 मालव जनपद के सिक्के थे, मालव जनपद के सिक्के, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग जैसे और यूनानी सिक, ये जो अपोलो डॉट्स था ना ये यूनानी शासक था, ठीक है, इसके भी यहाँ पे सिक्के थे, तो अपोलो डॉट्स का ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर 69 की बात करें तो निम्न में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है, तो भी रेड टोंक आता है आपका। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में है? अब नगर की बात कर रहा है कि जो नगर है ये कहाँ पे है, तो ये जो नगर है ना दोस्तों ये भी आपके कहाँ पे पड़ती है, टोंक में ही पड़ती है, ठीक है। नगर आपके कहाँ पे पड़ती है, टोंक में ही। ये पड़ेगा आपके दोस्तों उनियारा कस्बे के आसपास। और इस नगर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था, मालव नगर हुआ करता था। तो यहाँ भी बहुत सारी जो मुद्राएं प्राप्त हुई है, और के एन पुरी के नेतृत्व में यहाँ पे इसका उत्खनन भी किया गया है। फिर किस स्थल से जाख बाबा की यहाँ पे प्रतिमा प्राप्त हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके आ चुका है 2019 के एग्जाम में। तो जाख बाबा की प्रतिमा नोह से प्राप्त हुई है। नोह कहाँ पे पड़ता है, भरतपुर में, भरतपुर में आपके नोह पड़ेगा। रूपा रेल नदी कौन सी, रूपा रेल नदी के तट पे, रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी के तट पे पड़ेगा, ठीक है। उत्खनन कौन करेगा, आरसी अग्रवाल के निर्देशन में, आरसी अग्रवाल बोल दो, रतन चंद्र अग्रवाल बोल दो, इनके दोस्तों यहाँ पे निर्देशन में उत्खनन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक विशाल का यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े भी प्राप्त हुए, तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ से जो विशाल काय यक्ष प्रतिमा भी प्राप्त हुई। फिर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं, तो वो नोह ही आएगा, ठीक है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? अब साबी नदी के तट पे आपको बताना है तो जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता पहले अपने पाम पे पड़ते थे जयपुर में, अब कौन से जिले में चली गई है ये, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले में पढ़ना है। और पूर्व में अपने क्या पढ़ते थे, पूर्व में इसे पढ़ते थे दोस्तों अपने जयपुर जिले में, कि जयपुर जिले में जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुर में नहीं है, ये ध्यान रखना। और नदी कौन सी, साबी नदी,
ठीक है। अब यहाँ पे भी एक टीले की खुदाई की गई, तब यहाँ पे R C अग्रवाल विजय कुमार के निर्देशन में किया गया यहाँ भी उत्खनन। फिर जोधपुरा जो संस्कृति है, इसके किस प्रारंभिक संस्कृति कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध, मतलब इसको अलग अलग काल में विभाजित किया है, तो कौन से पीरियड में यहाँ पे लोहा मिला, तो पीरियड 3 आएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, राजस्थान में किस जिले में दोस्तों यहाँ पे ओजियाना स्थल है। अब पूछा गया है कि जो दोस्तों आपका ओजियाना स्थल आएगा वो कौन से जिले में आएगा, तो ये आएगा दोस्तों ब्यावर में। ठीक है। और पूर्व में अपने किस में पढ़ते थे इसको, पूर्व में इसे पढ़ते थे भीलवाड़ा में। और वर्तमान में ये कहाँ चला गया है, ध्यान रखना, वर्तमान में दोस्तों ये चला गया है आपके ब्यावर में। और कौन सी नदी के तट पे है दोस्तों ये, अगर बात करें कौन सी नदी के तट पे है, तो नदी आ जाएगी यहाँ पे खारी नदी। ठीक है। 2 खारी नदियाँ आपने पढ़ते हैं, एक अरब सागर का, एक बंगाल की खाड़ी का, तो ये बंगाल के अपवा तंत्र वाली खारी नदी है और ये बदनौर में। अब इसकी दोस्तों जो उत्खनन है वो कौन करता है, उत्खनन की बात करें तो B R मीणा आता है एक, तो B R मीणा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आता है आलोक त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी। ठीक है। इनके द्वारा इसका उत्खनन किया जाता है, कब किया जाता है, 2000 ईस्वी के आसपास। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76, रंग महल सभ्यता 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में किया गया, तो श्रीमती हन्नारिड आती हैं दोस्तों, इनके निर्देशन में किया जाता है। ठीक है। ये क्या थी, स्वीडिश थी। ठीक है, स्वीडिश, स्वीडिश दल द्वारा ये शुरू किया गया। ये ध्यान रखना, जो रंग महल है ना, ये भी आपके हनुमानगढ़ जिले में ही पड़ती है। नदी वही सरस्वती नदी, घग्गर नदी, उसी नदी के किनारे। नदी पूछ ले तो घग्गर या सरस्वती, घग्गर या सरस्वती। देखो दोस्तों, कोई भी आप सभ्यता पढ़ रहे हो कोई ना कोई नदी के किनारे जरूर होगी, क्योंकि जल है तो ही जीवन है। अब यहाँ पे भी दोस्तों आपको 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली और मकानों का निर्माण ईंटों से होता था, ये जानकारी। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी, गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का, तो विशेष रूप से अगर पूछे तो दोस्तों यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी, ध्यान रखना, किसकी, चावल की। बूढ़ा पुष्कर, ओकरा, जायड़, ये पुरातत्व किस युग से संबंधित है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर अनुदेशक में 2022 में ही आया है। तो ये सारे पूरा पाषाण युग से संबंधित है। फिर बात करें दोस्तों, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुनारी। अब देखो दोस्तों, सुनारी की बात करें तो पहले अपने झुंझुनू में पढ़ते थे, अब चली गई है नीम के थाना में। तो पूर्व में कहाँ पे थी ये, पूर्व में थी झुंझुनू जिले में, अब कहाँ पे है, नीम के थाने में। ठीक है। लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां भी यहीं से मिली है। फिर बात करें राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की यहाँ पे खोज की गई, तो राजस्थान के जालोर जिले में मिली है आपके दोस्तों भीनमाल सभ्यता, जो पहले श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता था। फिर बात करते हैं 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण काल की हस्त कुल्हाड़ी, जिसे हैंड एक्स बोलते हैं, कि खोज किसके द्वारा यहाँ पे की गई। अब ये खोज की जाती है जयपुर और इंद्रगढ़ के बीच में की जाती है। ठीक है। खोज कौन करता है, C.A. हैकेट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो C.A. हैकेट के द्वारा दोस्तों खोज की जाती है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान के किस जिले से डीडकर शैलकला के पुरा स्थल स्थित है, किस जिले में डीडकर शैलकला के पूरा स्थल यहाँ पे स्थित हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी में आ चुका है। तो ये डीडकर वाला आ जाएगा अलवर। ठीक है। बहुत लगभग 7000 पुराने शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कौन सा ताम्र पाषाणिक यहाँ पे स्थल है आपको बताना है, कालीबंगा, आड़, तिलवाड़ा या जसोड़ में से कौन सा है जो ताम्र पाषाणिक स्थल है, तो जो आहड़ है वो आपका आ जाएगा ताम्र पाषाणिक स्थल। लास्ट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जाडोल स्थल की अगर बात करें
तो जाडोल आ गया दोस्तों उदयपुर में। ठीक है। अब ऐसे ही ना एक सारणी है दोस्तों, जो मैंने आप थ्योरी की क्लास देखोगे तो वहाँ पे करवा रखी है, उसमें पूरा बता रखा है कि पूरा पाषाण काल में जैसे भानगढ़ आती है, डीडवाण आती है, ये सारी आती है, जैसे मध्य पाषाण, नव पाषाण सब बता रखा है। तो वो ज़रूर देखें आप जाके। और इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। आपके दोस्तों थोड़ी बहुत भी चीज़ें हेल्प कर रही है तो हमें शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपको और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।